प्रश्न संख्या 1 ए। दो संख्याओं का अंतर 38 है। यदि उनमें छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या निम्नांकित में कौन होगा? तो प्रश्न पहला का ए। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है और दिया हुआ है यदि उनमें छोटी संख्या x है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं का अंतर बराबर 38 ये दिया हुआ है और दिया हुआ है छोटी संख्या। छोटी संख्या x दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन होगा, ठीक है, क्या होगा। तो हम लिखेंगे तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर क्या होता है? अंतर। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो उसका अंतर मालूम होगा कि कितना अंतर है बड़ी संख्या और छोटी संख्या में, ठीक है। ये होता है सूत्र, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर अंतर, यानी उन दोनों का अंतर। तो देखिए बड़ी संख्या हमें निकालना है, छोटी संख्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। तो अतः बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? अंतर जोड़ छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा अंतर जोड़ छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर क्या होता है? अंतर, ठीक है। ये तो हमें मालूम है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, ठीक है। यानी जो भी संख्या बड़ा हो उसमें से छोटा संख्या को घटाते हैं तब उसका अंतर निकलता है। तो बड़ी संख्या बराबर अंतर को हम बराबर के दायां तरफ ही रहने देंगे, इसीलिए देखिए बराबर के दायां तरफ लिखे हैं। बस छोटी संख्या को, छोटी संख्या कहाँ पे है? बराबर के बायां तरफ। तो छोटी संख्या को हम बायां तरफ से दायां तरफ लाए हैं। देखिए बराबर के इधर दायां तरफ होता है, बराबर के इधर बायां तरफ। तो अभी बायां तरफ में है, बराबर के इधर, तो इसको हम इधर लाए हैं दायां तरफ। तो बड़ी संख्या बराबर अंतर जोड़ छोटी संख्या, ठीक है। तो अंतर कितना है? देखिए अंतर 38 दिया हुआ है, तो 38 जोड़ छोटी संख्या कितना है? x दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या बराबर आ गया 38 जोड़ x, ठीक है। देखिए ये उत्तर आ चुका है। यही पूछ रहा था कि बड़ी संख्या निम्नांकित में कौन होगा, तो कौन होगा? 38 जोड़ x। तो हम आसानी से इस सूत्र की सहायता से हम हल कर सकते हैं। तो प्रश्न पहला का उत्तर होगा, देखिए विकल्प पहला 38 जोड़ x, ठीक है। तो हम पहला में टिक लगाएंगे, विकल्प पहला में। अब बी में देखेंगे, दो संख्याओं का अंतर 57 है। यदि उनमें बड़ी संख्या 22 है तो छोटी संख्या निम्नांकित में कौन होगा? तो बी में दो संख्याओं का अंतर, तो देखिए लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 57, ठीक है। बड़ी संख्या दिया हुआ है बड़ी संख्या 22
तो छोटी संख्या निम्नांकित में कौन होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए हम जानते हैं कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर अंतर। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर क्या होता है? अंतर। ठीक है, ये हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाया जाता है। ठीक है, तब उसका अंतर पता चल जाता है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटने को क्या कहते हैं? अंतर, यानी उन दोनों संख्याओं का अंतर। तो दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ 57, बड़ी संख्या 22, छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए बड़ी संख्या माइनस अंतर बराबर छोटी संख्या। देखिए बड़ी संख्या को हम बराबर के बायां तरफ ही रहने देंगे, बस अंतर को दायां से बायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। तो बड़ी संख्या माइनस अंतर बराबर छोटी संख्या बराबर के बायां तरफ है, वो भी माइनस में है, तो इसको हम दायां तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यानी छोटी संख्या बराबर क्या आ गया? बड़ी संख्या माइनस अंतर। ठीक है, छोटी संख्या बराबर क्या आ गया? बड़ी संख्या माइनस अंतर। तो हम लिखेंगे अतः छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या, छोटी संख्या को हम इधर लिख देंगे, बड़ी संख्या माइनस अंतर। तो छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस अंतर होता है, यानी छोटी संख्या कब निकलेगा? जब बड़ी संख्या में से हम अंतर को घटा देंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, बस छोटी संख्या को देखिए इधर लिख लिया और इन दोनों को इधर लिख लिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बड़ी संख्या कितना दिया हुआ है? 22, तो 22 माइनस अंतर कितना दिया हुआ है? 57। तो छोटी संख्या बराबर 22 माइनस 57, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बस ये सूत्र को याद कर लेना है, इसी पे हम बड़ी संख्या या छोटी संख्या या अंतर जो भी पूछेगा हम निकाल देंगे। तो प्रश्न बी का उत्तर हो जाएगा 22 माइनस 57, विकल्प दूसरा। प्रश्न सी, किसी परिमेय संख्या का अंश x तथा हर अंश से 5 कम है तो वह परिमेय संख्या निम्नांकित में कौन होगा? तो प्रश्न सी में अंश दिया हुआ है, अंश बराबर x, ठीक है, और हर दिया हुआ है, तो हर कह रहा है हर अंश से 5 कम है, हर जो है अंश से 5 कम है, यानी x माइनस 5, अंश x और हर कितना हो जाएगा? x माइनस 5, क्योंकि कह रहा है प्रश्न में कि किसी परिमेय संख्या का अंश हर अंश x तथा हर अंश से 5 कम है, तो अंश x है तो हर क्या हो जाएगा? x माइनस 5, क्योंकि 5 कम कह रहा है, तो वह परिमेय संख्या कौन होगा? तो लिखेंगे अतः परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? अंश ऊपर रहता है और हर नीचे, यानी x बटा x माइनस 5। ठीक है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा x बटा x माइनस 5, क्योंकि अंश ऊपर रहता है और हर नीचे, यानी x माइनस 5, तो x बटा x माइनस 5 हो जाएगा परिमेय संख्या बराबर। तो यही पूछ रहा था इसमें परिमेय संख्या कौन होगा। तो प्रश्न सी में विकल्प 4 हम टिक लगाएंगे। प्रश्न पहला का डी,
दो अंकों वाली संख्या का इकाई अंक 5 तथा दहाई अंक x है, तो वह संख्या निम्नांकित में कौन होगी? तो डी में दिया हुआ है दो अंकों वाली संख्या का इकाई अंक। तो देखिए, इकाई अंक बराबर 5 तथा दहाई अंक दहाई अंक बराबर, दहाई अंक कितना दिया हुआ है? x। ठीक है, तो इकाई अंक 5 और दहाई अंक x, तो वह संख्या, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर, देखिए, तो इकाई अंक का मतलब हुआ, इकाई मतलब होता है एक, ठीक है, और दहाई मतलब 10। तो इकाई अंक दायां तरफ होता है और दहाई अंक बायां तरफ। तो दहाई अंक में जो है उसमें 10 गुना करेंगे, ठीक है, जोड़ इकाई अंक में 1 गुना करेंगे, क्योंकि इकाई का मतलब 1 होता है और दहाई का मतलब 10। तो दहाई अंक मतलब 10 से गुना करना है जो भी दहाई अंक है, और इकाई इकाई मतलब 1, यानी इकाई अंक को 1 से गुना करना है। ठीक है, तो ये इस तरह हम विस्तारित रूप में लिख देंगे। तो इसी तरह देखिए लिखा जाता है विस्तारित रूप में। अब इसको देखिए जोड़ देंगे, तो 10 गुना एक्स 10x, जोड़ 5 गुना 1 5। तो संख्या देखिए आ गया है 10x जोड़ 5। ठीक है, तो दो अंकों वाली संख्या में इकाई अंक अगर 5 हो और दहाई अंक 1 हो, तो संख्या क्या होगा? 10x जोड़ 5। तो इसका विकल्प दूसरा आंसर होगा, यानी 10x जोड़ 5। प्रश्न 2 ए, दो लगातार सम संख्याओं का योग 18 है, तो सबसे छोटी संख्या को x मानते हुए इस कथन को समीकरण के रूप में लिखें। तो प्रश्न 2 का ए में दिया हुआ है दो लगातार सम संख्याओं का योग 18। देखिए, तो योग कितना दिया? 18, तो हम 18 इस तरफ लिख लेंगे, ठीक है, बराबर के दायां तरफ। तो सबसे छोटी संख्या को x मानते हुए, सबसे छोटी संख्या को x मानते हुए, तो सबसे छोटी संख्या x दिया हुआ है, ठीक है, तो एक सम संख्या तो दे दिया x सबसे छोटी जो है, और कह रहा है कि लगातार दो लगातार सम संख्याओं का योग। तो देखिए x जोड़, एक तो ये हो गया, एक संख्या तो दिया हुआ है सबसे छोटी संख्या, और दूसरी सम संख्या यहाँ पे लिखना है जो कि लगातार है। तो देखिए किसी भी संख्या में दो जोड़ेंगे तो सम संख्या होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी सम संख्या में दो जोड़ें, तो जो आएगा उत्तर वो भी सम संख्या ही होगा। तो दूसरा हो जाएगा x जोड़ 2, ठीक है। तो पहला संख्या हो गया x और दूसरा संख्या हो गया x जोड़ 2 बराबर 18, ठीक है। तो इस कथन को समीकरण के रूप में लिखें, तो बस इसको लिख देना इस तरह से, x जोड़ 2 बराबर 18। तो अब दो क्यों जोड़े हैं? क्योंकि सम संख्या के यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। तो सम संख्या क्या होता है? जो ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। तो एक सम संख्या दिया हुआ है, ठीक है, छोटी संख्या, और लगातार कह रहा है कि दो लगातार सम संख्या। तो छोटी संख्या दिया हुआ है तो x जोड़, अब इसमें दो जोड़ देंगे तो इसके बाद वाला सम संख्या निकल जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए सबसे छोटी सम संख्या होता है 2, ठीक है। तो एक तो हो गया 2, और इसी में अगर हम दो जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 4। फिर 4 में दो जोड़ेंगे तो 6। इस तरह से सम संख्या निकलते जा रहा है। देखिए 2 4 6 ये सब क्या है? सम संख्या लगातार आते जा रहा है दो जोड़ने पे, ठीक है। तो उसी तरह x में दो जोड़ देंगे तो एक छोटी संख्या दिया हुआ है, सम संख्या एक दिया हुआ है, तो उसमें दो जोड़ देंगे तो वह भी एक सम संख्या ही होगा,
ठीक है। तो इसीलिए x में 2 जोड़ेंगे, x जोड़ 2, तो ये हो जाएगा दूसरी सम संख्या, और 1 दिया हुआ है। तो ये समीकरण हो गया x जोड़ 2 बराबर 18। तो बस इस तरह इसको लिख देना है। प्रश्न बी, किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है, इस कथन को समीकरण के रूप में लिखें। तो प्रश्न 2 का बी कह रहा है किसी पूर्णांक का आधा, तो पहले हम लिखेंगे माना कि पूर्णांक बराबर x, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसी पूर्णांक का आधा, तो हम पूर्णांक को पहले x मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, तो हम लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है किसी पूर्णांक का आधा, तो किसी पूर्णांक का आधा मतलब 2 से भाग देना। देखिए किसी भी चीज़ का आधा निकालना है तो 2 से भाग देना पड़ेगा। तो किसी पूर्णांक का आधा प्रश्न में कह रहा है, तो x/2 कर लेंगे। अब कह रहा है किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है। तो देखिए किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक, तो किसी पूर्णांक को हम x मान लिए हैं, तो उसके बाद वाला पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो दूसरा पूर्णांक यानी उसके बाद वाला पूर्णांक निकल जाएगा। तो एक पूर्णांक x है, तो उसके बाद वाला पूर्णांक निकालने के लिए x में 1 जोड़ना होगा, ठीक है। तो किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से, तो उसके बाद वाला पूर्णांक यानी x जोड़ 1, तो x में 1 जोड़ेंगे तो बाद वाला पूर्णांक निकल गया। अब कह रहा है उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से, तो तीसरे हिस्सा मतलब 3 से भाग दे देना, ठीक है। तो x जोड़ 1/3 हो गया, तीसरे हिस्से से 5 अधिक है। अब कह रहा है किसी पूर्णांक आधा क्या है, उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है। 5 अधिक मतलब 5 जोड़ देंगे, अब इसको बराबर कर देंगे, ठीक है। यानी किसी पूर्णांक का आधा मतलब x/2 जो है किस उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से, तो x जोड़ 1/3 से 5 अधिक है, तो जोड़ 5, यानी x/2 जो है x + 1/3 जोड़ 5 के बराबर है, ठीक है। तो किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाला पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक यानी अधिक है, तो x/2 किसके बराबर है, यानी उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको लिख देंगे। ये हो गया इसका उत्तर। अब देखिए प्रश्न 2 का ए में भी कुछ समझा देना है। तो देखिए कोई भी सम संख्या, मान लीजिए कोई भी सम संख्या रहे, जैसे 4 रहे, तो इसके बाद वाला सम संख्या कैसे निकलता है, 2 जोड़ करके, ठीक है। जैसे 4 हुआ तो 4 2 6, इसके बाद वाला सम संख्या निकला। तो किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तभी दूसरा उसके बाद वाला सम संख्या निकलेगा। जैसे मान लीजिए जैसे सम संख्या कौन कौन होता है, 2 4 6 8 10। देखिए अंतर सब में 2 2 है, अंतर देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो अंतर 2 है, इसीलिए सम संख्या में 2 जोड़ने पे ही दूसरा सम संख्या उसके आगे वाला आता है। उसी तरह विषम संख्या में देखिए मान लीजिए विषम संख्या 1 है, तो इसमें भी 2 जोड़ने पे जैसे 1 हो गया, एक विषम संख्या, ठीक है। दूसरा विषम संख्या के लिए 2 जोड़ना होगा यानी 3। तो देखिए इसमें भी 2 जोड़ना पड़ता है क्योंकि विषम संख्या का भी अंतर 2 ही होता है। देखिए 9 में 7 गया 2, 7 में 5 गया 2, इसीलिए सम संख्या में अगर 2 जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला सम संख्या निकलेगा, और विषम संख्या में अगर 2 जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला विषम संख्या निकलेगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे एक सम संख्या दिया हुआ था, तो दूसरा सम संख्या निकालने के लिए 2 जोड़ना होगा, तो इसीलिए x जोड़ 2 यहाँ पे हम किए हैं। तो प्रश्न
सी 3 लगातार सम संख्याओं का योग 54 है। तो सबसे छोटी संख्या को x मानते हुए इस कथन को समीकरण के रूप में लिखें। तो सी में देखिए कह रहा है 3 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है 54। तो पहले हम 54 लिख लेते हैं और यहाँ पे बराबर देते हैं, ठीक है। तो 3 लगातार सम संख्याओं का योग 54 है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या x दे दिया है, ठीक है। तो सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो दूसरा सम संख्या निकल जाएगा, यानी x में अगर 2 जोड़ दें तो ये हो गया दूसरा सम संख्या, ठीक है। सी तो 3 लगातार सम संख्या का योग 54 कह रहा है। सबसे छोटी संख्या को x मानते हुए, तो देखिए सबसे छोटी संख्या को x मानने के लिए कह रहा है, तो x जोड़, अब सम संख्या दिया हुआ है तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो दूसरा सम संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो x जोड़ 2, x में 2 जोड़ दिए तो ये दूसरा सम संख्या निकल गया। तो 3 लगातार कह रहा है तो 2 सम संख्या तो निकल चुका है। अब तीसरा, अब देखिए इसमें x जोड़ 2 कर दिए तो तीसरा सम संख्या निकल गया, बराबर कितना कह रहा है 54, ठीक है। देखिए पहला सबसे छोटी सम संख्या यानी सम संख्या दिया हुआ है सबसे छोटी x, तो इसमें 2 जोड़ें तो दूसरी सम संख्या निकल गया। अब x जोड़ 2 में 2 जोड़ दिए तो तीसरी सम संख्या निकल गया, ठीक है। और तीनों का जोड़ दिया हुआ है कितना 54, कह रहा है 3 लगातार सम संख्याओं का योग 54 है। तो 3 लगातार, तो पहला दिया हुआ है सबसे छोटी x, तो किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ने पे उसके बाद वाला सम संख्या निकलेगा। तो इसमें 2 जोड़ दिए तो x जोड़ 2 हो गया। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो इसके आगे वाला सम संख्या निकलेगा, तो x जोड़ 2। अब देखिए इसको हम लिख देंगे x जोड़ 2 जोड़ x जोड़ 2 4 बराबर 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर समीकरण के रूप में। देखिए 2 कितना हुआ 4, 2 और 2 4। तो ये हो गया 3 लगातार सम संख्या, पहला सम संख्या, दूसरा सम संख्या और तीसरा सम संख्या, तीनों को जोड़ करके 54 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको समीकरण में बस लिखना था। डी पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु को x मानते हुए उक्त कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें। तो प्रश्न डी में कह रहा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की आयु को x मानते हुए उक्त कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें। तो देखिए पुत्र की वर्तमान आयु को x मानते हुए, ठीक है, यानी पुत्र की वर्तमान आयु को x मानना है। तो देखिए यहाँ पे हम पुत्र की वर्तमान आयु लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। देखिए ये हो गया पुत्र की वर्तमान आयु x और पिता की वर्तमान आयु हो गया 3x, क्योंकि यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि पिता जो है पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है, यानी पुत्र का जितना आयु हो रहा है उसका 3 गुना है उसका पिता, ठीक है। तो x बराबर 3x हो गया। ये तो हो गया जो सबसे पहले कह रहा है। अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो पूर्व मतलब 10 साल पहले, तो 10 घटा देंगे, क्योंकि 10 देखिए 10 साल पहले पिता भी 10 साल, पिता का भी उम्र 10 साल कम होगा और पुत्र का भी, तो दोनों में हम 10 घटा देंगे, ठीक है। अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। देखिए 10 वर्ष पूर्व यानी 10 साल पहले क्या था, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी।
तो देखिए, तो ये देखिए, ये हो गया पिता की आयु, ठीक है। वर्तमान आयु था, वर्तमान आयु पुत्र की x है, तो पिता का कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 गुना है पिता, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, तो 10 10 दोनों में घटा दिए हैं। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, देखिए पिता की आयु ये है, पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो इसको हम 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो 10 वर्ष पूर्व जो था पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो देखिए बस पुत्र की आयु को 4 से गुना कर देंगे, तो ये दोनों, ये समीकरण देखिए बराबर हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो इसको हम समीकरण के रूप में लिख लेना है, तो इस तरह हम लिख देंगे, ठीक है। तो पिता जो है 10 साल पहले क्या था, पुत्र से 4 गुना ज़्यादा था, तो 4 से इसको गुना करेंगे, पुत्र की आयु तब बराबर होगा पिता की आयु से, इसीलिए पुत्र की आयु को 4 से गुना कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। तो इस तरह हम प्रश्न दूसरा हल कर लेंगे।